Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this series of videos, we will discuss about the project analysis, and that is the new chapter after net present value and other investment criterias of corporate finance. So let's start this topic. तो सबसे पहले जो इसका प्रोजेक्ट एनालिसिस का जो बैकग्राउंड है वो ये है जी कि ओनली एनपीवी एंड अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इज नॉट एनफ फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सो देयर इज अ नीड ऑफ फर्दर व्हाट इफ एनालिसिस व्हिच जनरली मैनेजर्स डू थ्रू फॉलोइंग वेज, in which these four following ways are sensitivity analysis, scenario analysis, simulation analysis and break even analysis. तो जहाँ तक एनपीवी और अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात थी, तो उसके अंदर अगर ओवरऑल एक नाम लिया जाए तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की तरह की मुख्तलिफ क्राइटेरियाज यूज़ किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए। और अगर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की ओवरऑल बात की जाए तो तमाम का तमाम एनालिसिस एज्यूम्ड होता है, यानी कि उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एज्यूम्ड है। एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को अगर हम ऑन करते हैं तो इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आने का इम्कान है। और उसके बाद जो उसके इनफ्लोज हैं वो भी एज्यूम्ड होते हैं कि मुख्तलिफ कंडीशंस को सामने रखते हुए ये इनफ्लोज जो हैं ये स्पेसिफिक इनफ्लोज आने का इम्कान है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए एंड सो ऑन। और उसकी बेस के ऊपर हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनको यूज़ करते हैं। तो जितना भी उसके अंदर उसका जो एनालिसिस के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आमतौर पे एज्यूम्ड होती हैं। तो सिर्फ एज्यूम्ड चीज़ों की बुनियाद के ऊपर एनालिसिस को हम बहुत ज़्यादा वैलिडिटी नहीं दे सकते। तो ये वजह है कि प्रोजेक्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर जैसे सबसे पहले सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर ये एक इस टाइप का एनालिसिस है कि जिसके अंदर जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट बहुत सारी हो सकती हैं। अगर फिक्स्ड कॉस्ट आप देखें किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो वो भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो इन डिफरेंट कॉस्ट्स को इनके अंदर एक्सपेक्टेड चेंजेस लाकर इस प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाता है। यानी ये देखा जाता है कि अगर कॉस्ट, कोई स्पेसिफिक कॉस्ट अगर इतनी बढ़ जाए तो इसकी आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर ये कॉस्ट कम हो जाए तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक फ्यूचर का पहले से डिटरमिन किया जाता है कि अगर एक कॉस्ट के अंदर उतार या चढ़ाव आए या एक से ज़ायद तरह की जो कॉस्ट हैं उनके अंदर अगर चेंज, वेरिएबिलिटी आए तो फिर उस सूरत में क्या होगा, ये प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है इस कॉस्ट के साथ। दूसरे नंबर पे सिनेरियो एनालिसिस है। तो सिनेरियो एनालिसिस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज को क्रिएट किया जाता है और उन सिनेरियोज के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों में एक से ज़ायद
चीज़ों के अंदर तब्दीली ला के एक मॉडल्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर देखा जाता है कि अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो फिर इस बिजनेस की आउटपुट जो है या प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तीसरा अगर देखें तो सिमुलेशन एनालिसिस है, तो ये भी उसी तरह का ही है, इसके अंदर भी कोई खास कोई फर्क नहीं है। लेकिन सिमुलेशन एनालिसिस के अंदर अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो उससे आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स के आप देखें कि आपको सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से ताकि इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, और उन सॉफ्टवेयर्स को मार्केट्स उनके अंदर लाइव होती हैं, लेकिन आपकी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो लाइव नहीं होती, वो एक डेमो वर्जन होता है। और उस प्रैक्टिस को आप कहते हैं जी सिमुलेशन मोड, कि आप के सामने जो मार्केट है वो लाइव उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, और आप प्रैक्टिस के तौर पे या अपने एनालिसिस के लिए आप मुख्तलिफ मॉडल्स को जिस वक्त अप्लाई करते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उसके ऊपर क्या चेंजेस उसके अंदर आती हैं। और चौथे नंबर पे है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है और आपका जो रेवेन्यू है वो बराबर हो जाता है, तो उसको आप कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर आपको पहले से वो पॉइंट मालूम करने की आप कोशिश करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद कब हम उस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी के ज़रिए, अपनी सेल्स के ज़रिए, कि जहां पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आ जाएगी। और इसके अंदर भी आप मुख्तलिफ चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि अगर रेवेन्यू के अंदर इतनी चेंज आ जाए तो या कॉस्ट के अंदर इतनी तब्दीली आ जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और कितने यूनिट्स जो हैं वो हमको आउटपुट के सेल करने पड़ेंगे मार्केट के अंदर। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एनालिसिस है कि जिसके ऊपर आपको ये कम से कम मालूम हो जाता है, या एक आप अंदाज़ा आप अपना एक आइडिया लगा लेते हैं कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आने के लिए हमें कितने यूनिट्स एटलीस्ट सेल करने पड़ेंगे। तो ये 4 किस्म के एनालिसिस हैं जी प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर। अब अगर इसकी की टर्म्स की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है जी कैपिटल बजट। और कैपिटल बजट क्या है, ये आगे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये एक ऐसी बजटिंग है कि जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पोर्टफोलियोज हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्लान किया हुआ है आपने, तो वो उसके लिए जो आप एक स्केड्यूल बनाते हैं या जो लिस्ट बनाते हैं उसको कैपिटल बजट का आप नाम देते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस, हम ये 4 किस्म के एनालिसिस का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट्स ऑन प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ चेंजेस इन सेल्स कॉस्ट एंड सो ऑन, यानी मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर आप जो चेंज लाते हैं उससे क्या इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। सिनेरियो के अंदर प्रोजेक्ट एनालिसिस गिवन अ पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ अजम्पशंस, मुख्तलिफ किस्म की अजम्पशन। सिनेरियो इफ व्हाट, आपने अक्सर सुना होगा नाम इफ व्हाट एनालिसिस, कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं, तो उसका जो एनालिसिस है उसको सिनेरियो एनालिसिस बोलेंगे। सिमुलेशन, एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज of different possible outcomes from an investment project, के इसके अंदर आप एस्टिमेट करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को जो मुख्तलिफ पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के। और ब्रेक इवन एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द लेवल ऑफ सेल्स एट विच द प्रोजेक्ट ब्रेक इवन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके ऊपर आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आप पहुंच जाते हैं।
फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एनपीवी ब्रेक इवन पॉइंट, मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स नीडेड टू कवर ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट ही है। ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री टू विच कॉस्ट्स आर फिक्स्ड, कि किस लेवल तक आपकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट हैं वो आपकी फिक्स रहेंगी, तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसको हम डॉल का नाम भी देते हैं, DOL, और ये इसका मतलब है जी परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स गिवन अ 1% चेंज इन सेल्स, कि आपकी सेल्स अगर 1% बढ़ती है तो उसके नतीजे में आपके प्रॉफिट्स के अंदर क्या चेंज आती है परसेंटेज के अंदर। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम डॉल यूज करते हैं, यानी DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर उसके बाद है जी रियल ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन, मॉडिफाई, पोस्टपोन और डिस्पोज ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, के रियल ऑप्शंस जो हैं उनको ये ऐसे ऑप्शंस हैं कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉडिफाई करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को आप पोस्टपोन करते हैं या आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, किसको, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आपको सरमाया ज़रूरत है, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या मॉडिफिकेशन है या पोस्टपोन करना या डिस्पोज ऑफ करना, उनको हम बोलते हैं रियल ऑप्शंस। और डिसीजन ट्री जो है ये एक डायग्राम है जिसके अंदर मुख्तलिफ पॉसिबल आउटकम्स के जो या सीक्वेंस जो बन रहे हैं आपके डिसीजंस के, उनकी डायग्राम को ड्रा करना जो है ये डिसीजन ट्री कहलाता है। तो ये तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है इस चैप्टर का, और बड़ा इजी, इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ये मुख्तलिफ चीज़ें हम NPV वगैरह या इसके ब्रेक इवन पॉइंट या इसका DOL वगैरह, ये हम या कॉस्ट के लिहाज से कुछ चीज़ें कैलकुलेट करेंगे 3-4, तो ये इस चैप्टर के अंदर आएंगी। अब सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन को कि इन अ स्लो ईयर मैकडोनल्ड विल प्रोड्यूस 1 मिलियन बर्गर्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ $3 million, and in a good year it can produce 4 million burgers at a total cost of 5.5 million. What are the fixed and variable costs of burgers productions? तो सबसे पहले तो इसकी मजीद आगे 3 क्वेश्चन भी हैं कि व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर बर्गर व्हेन द फर्म प्रोड्यूसेस 2 मिलियन बर्गर्स, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट व्हेन द फर्म प्रोड्यूसेस 3 मिलियन बर्गर्स, एंड व्हाई इज एवरेज कॉस्ट लोअर व्हेन मोर बर्गर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले तो एक तो स्लो ईयर का कहा गया है कि स्लो ईयर के अंदर 1 मिलियन बर्गर्स प्रोड्यूस होते हैं और उसकी कॉस्ट है 3 मिलियन, और गुड ईयर के अंदर बर्गर्स प्रोड्यूस होते हैं 4 मिलियन और इसकी टोटल कॉस्ट है 5.5 मिलियन। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि इसकी कॉस्ट में फ़र्क कितना आता है स्लो ईयर में और गुड ईयर में। तो 5.5 मिलियन माइनस 3 मिलियन, तो 2.5 मिलियन की चेंज आती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इधर एक माइंड में रखें कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि आउटपुट के अंदर जो चेंज आती है उसका फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई चेंज या उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आउटपुट जो है या प्रोडक्शन उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि उसके अंदर तब्दीली आती है। तो एक बात तो ये आ गई कि ये जो इसकी कॉस्ट के अंदर जो चेंज आई है, ये इसका मतलब है ये जो चेंज आई ये सारी की सारी वेरिएबल है। तो 2.5 मिलियन की चेंज आई है। अब ये 2.5 मिलियन की जो चेंज आई है ये कितने मिलियन बर्गर्स बढ़ने से ये चेंज आई है। तो स्लो ईयर के अंदर था ये 1 मिलियन और जो गुड ईयर था उसके अंदर ये 4 मिलियन। तो इनफैक्ट
ये 3 मिलियन बर्गर्स में इजाफा हुआ है और उस इजाफे की वजह से 2.5 मिलियन की इसके अंदर चेंज आई है। तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कि अगर आप इस 2.5 मिलियन को 3 मिलियन के ऊपर आप डिवाइड कर दें तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पता लग जाएगी कि 0.84 डॉलर पर बर्गर है। तो वेरिएबल कॉस्ट चूंकि आपकी 2.5 मिलियन है और फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी क्या उसका नाम है इक्वल्स टू 5.5 माइनस 2.5 मिलियन इक्वल्स टू 3 मिलियन होगी, क्योंकि इसमें से वेरिएबल आप कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5 है। तो 2.5 को अगर आप ये टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दें तो ये फिक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है ये हमेशा बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। तो अब आपके पास दोनों आ चुकी हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड भी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या पूछा गया इसमें कि व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर बर्गर व्हेन द फर्म प्रोड्यूसेस 2 मिलियन बर्गर्स। तो बड़ा आसान है कि अब आपके पास वेरिएबल भी आ चुकी है और फिक्स्ड भी आ चुकी है। फिक्स्ड में तो कोई चेंज नहीं आएगी, वो तो 3 मिलियन ही रहेगी, और जो वेरिएबल है वो आपकी है पर बर्गर 0.84। तो 3 मिलियन आपकी फिक्स्ड आ गई और वेरिएबल आ गई 0.84 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलियन इक्वल्स टू 1.68 मिलियन, और इन दोनों को अगर आप जमा कर लें तो ये बन जाएगा 4.68 मिलियन। अब एवरेज जो है वो आपको पता ही है कि वो किसके बराबर होता है कि अगर आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज कॉस्ट इसकी निकल आएगी। तो आपकी 4.68 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपकी बन जाएगी 2.34 पर बर्गर। और इसी तरह अगर आप 3 मिलियन बर्गर्स की आप निकालें तो वो भी सेम वे के अंदर ये कैलकुलेट होगी और वो बन जाएगी 1.84 पर बर्गर। और जो तीसरा क्वेश्चन था इसका कि व्हाई इज एवरेज कॉस्ट लोअर व्हेन मोर बर्गर्स आर प्रोड्यूस, तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि जिस वक्त आपकी नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ते हैं तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो मजीद नंबर ऑफ आउटपुट के ऊपर डिवाइड होता है और मजीद स्प्रेड होता है, यानी मजीद कम होता है उसका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो ये वजह है कि आउटपुट बढ़ने से आपकी जो एवरेज कॉस्ट है उसके ऊपर उसके अंदर कमी आई है 1.84 पर बर्गर। और ये आगे प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन है सेम ही तकरीबन ये वही क्वेश्चन है, जस्ट मैंने डाटा इसके अंदर चेंज किया था। तो ये आपका बुक का क्वेश्चन है, तो इसको नोट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और फिर आगे हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अ प्रोजेक्ट करंटली जनरेट सेल्स ऑफ 15 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन। The firm tax rate is 40%. What are the effects of the following changes on after-tax profits and cash flows? Number 1, sales increase from 15 million to 25 million, and B is that variable cost decrease from 60% to 40% of sales. तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये हम पहले भी कैश फ्लोज जिस चैप्टर में हमने कैलकुलेट किए थे उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले तो बेस केस क्या है। इसका बेस केस ये है कि एक फर्म या एक प्रोजेक्ट है जो करंटली जनरेट कर रहा है सेल्स 15 मिलियन की। तो 15 मिलियन आ गई सेल्स, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस हो जाएंगी, तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 15 मिलियन का 60% जो कि 9 मिलियन बनेगा ये माइनस कर दें, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है 3 मिलियन इसको भी माइनस कर दें। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 3 मिलियन है और उसके ऊपर अब टैक्स इम्पोज होगा 40%, और 3 मिलियन का 40% जो है ये 1.2 इसमें से माइनस कर दें और ये बराबर आ जाएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.8 मिलियन। तो ये है बेस केस, और इसको आप एक और फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें डेप्रिसिएशन तो नहीं है। ये आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, यानी रेवेन्यू आपका 15 मिलियन और एक्सपेंसेस आपके आगे जी 9 + 3 12,
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 1 माइनस 0.40, तो ये बन जाएगा 0.60। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.60 इक्वल्स टू 1.8 मिलियन। अब केस ए जो है उसके अंदर है जी सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 15 मिलियन टू 25। तो सेल्स इंक्रीज हो गई जी 25, और वेरिएबल 60% ऑफ सेल्स जो कि 15 मिलियन बनेगा। फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है, उतनी ही रहेगी, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 7 मिलियन, और उसके ऊपर 40% टैक्स 2.8 मिलियन, और माइनस करेंगे 7 में से 2.8, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 4.2 मिलियन। एंड चेंज क्या है जी, 1.8 से आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये बढ़ के 4.2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्लस 2.4 का। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज फ्रॉम 60 टू 40% ऑफ सेल्स, एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो सेल्स है जी 15 मिलियन, और इधर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होके 60% से 40% के ऊपर आ गई है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 0.40 जो कि 6 बनेगा। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 है, और टैक्स आ जाएगा 40%, और 6 का 40% आ जाएगा 2.4 मिलियन और 3.6, और बेस केस से इसकी जो चेंज है वो है 1.8। तो ये चेंज है जी पॉजिटिव। और फार्मूला जो है ये इधर अल्टरनेटिव जो है इसका ये भी लिखा हुआ है जो अभी पहले डिस्कस हो चुका है। तो ये तीनों केसेस में आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आप टेबुलेटेड फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे ही होगा। और इसके साथ भी इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है, तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और इसकी प्रैक्टिस करें। और इस चैप्टर के टोटल 3 से 4 टॉपिक होंगे, जिसमें से एक आध या दो अभी डिस्कस हुए हैं, और बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है, बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएगा। और पेपर के बेस के ऊपर अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन काफ़ी हद तक इम्कान है कि पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो स्टे टच, स्टे ब्लेस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।